नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो 1857 ईस्वी का जो विप्लव हुआ था, इसका स्वरूप क्या था। 1857 ईस्वी का जो लोकप्रिय प्रतिरोध था, इसके स्वरूप के बारे में विद्वान एकमत नहीं है। कुछ अंग्रेज जो है, इनकी मान्यता थी कि प्रतिरोध जनसाधारण के द्वारा असंतोष की अभिव्यक्ति का एक उदाहरण था, किंतु अधिकांश ब्रिटिश लेखकों ने इसे मात्र सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। इसी प्रकार से ईसाई जो मिशनरी हैं तथा आध्यात्मिक विचारधारा के लोग इसे ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति समझते थे। और इसी प्रकार से विनायक दामोदर सावरकर जो हैं, इन्होंने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले बात की जाए कि क्या 1857 का जो ये विप्लव था, ये सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले जो हैं, उनके अनुसार 1857 ईस्वी की क्रांति पूर्णतः अराष्ट्रीय तथा स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था, जिसका न कोई देशी जो है नेतृत्व था और न ही जनता का सहयोग। सर जॉन लॉरेंस ने इसे भी केवल सैनिक विद्रोह बताया है और इसका प्रमुख कारण चर्बी वाले कारतूस बताया है। सुरेंद्रनाथ सेन जो हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक 1857 में लिखा है कि आंदोलन एक सैनिक विद्रोह की भांति आरंभ हुआ, किंतु केवल सेना तक सीमित नहीं रहा। सेना ने भी पूरी तरह विद्रोह में भाग नहीं लिया था। इसी प्रकार से डॉक्टर R.C. मजूमदार जो हैं, इन्होंने इसे सैनिक विप्लव बताया, लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि कुछ क्षेत्रों में जनसाधारण ने इसका समर्थन किया था। अब इसी प्रकार से सर जेम्स ऑट्रम जो हैं, इनका ये मानना है कि जो 1857 का जो प्रतिरोध था, ये मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना का प्रयास था। ये मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था, जो हिंदुओं की शक्ति के बल पर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे। इस दृष्टि से ये विप्लव भारतीय मुसलमानों का षड्यंत्र था, जो पुनः मुगल सम्राट बहादुर शाह के नेतृत्व में मुस्लिम सत्ता स्थापित करना चाहते थे। लेकिन इन कथनों में पूर्ण सत्यता नहीं है। 1857 की क्रांति में देश में केवल 1/3 जो मुसलमान थे, उन्होंने भाग लिया था। इसके अतिरिक्त नाना साहब, झांसी की रानी, कुंवर सिंह और अवध के तालुकेदार जो हैं, इन्होंने क्रांति का वास्तविक संचालन किया था। अतः इसे मुस्लिम षड्यंत्र नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार से एक जो कुछ इतिहासकार जो हैं, वो ये मानते हैं कि ये सामंतवादी प्रतिक्रिया थी। इतिहासकार मेलिसन ने इसे जागीरदारों के द्वारा अपने शासकों के विरुद्ध सामंती प्रतिक्रिया कहा है। अंग्रेजों की देसी रियासतों के प्रति नीति के फलस्वरूप अनेक सामंत अपनी जागीरों से हाथ धो बैठे थे। इन लोगों में अंग्रेजों के प्रति घृणा और क्रोध फूट पड़ना स्वाभाविक था। दूसरी ओर अंग्रेजों ने देसी शासकों से मिलकर सामंतों के विशेषाधिकारों पर प्रहार किया तथा उनकी प्रतिष्ठा को गिराया। ऐसे सामंतों ने क्रांतिकारियों का साथ देकर क्रांति को फैलाने में योगदान दिया, किंतु देश के मुट्ठी भर सामंतों के द्वारा संघर्ष में भाग लेने से पूरी क्रांति को सामंतवादी प्रतिक्रिया का रूप नहीं दिया जा सकता। अब बात की जाती है श्री सावरकर की, जिन्होंने कि इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। सावरकर ने इस विप्लव को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आयोजित युद्ध कहा। अशोक मेहता ने भी अपनी पुस्तक द ग्रेट रिवॉल्ट में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। जिन विद्वानों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम माना है, उन्होंने अपने मत के समर्थन में तर्क दिया है कि इस संग्राम में हिंदू और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर समान रूप से भाग लिया और इन्हें जनसाधारण की सहानुभूति प्राप्त थी। अतः इसे केवल सैनिक विप्लव या सामंतवादी प्रतिक्रिया अथवा मुस्लिम षड्यंत्र नहीं कहा जा सकता। तीसरा, सैनिकों ने विद्रोह आरंभ अवश्य किया था और अंत तक वे ही लड़ते रहे, किंतु उनके साथ लाखों अन्य लोगों ने भी भाग लिया था। इसके अलावा
क्रांति काल में मरने वालों में जनसाधारण की संख्या जो है ये अधिक थी। सामंतों क्या सैनिकों ने तो केवल अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर विद्रोह में भाग लिया था, जबकि जनसाधारण का तो एक ही स्वार्थ था, विदेशियों को भारत से खदेड़ना। इसके अलावा अनेक स्थानों पर तो जनता ने ही सैनिकों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया तथा जिन लोगों ने या नरेशों ने अंग्रेजों का पक्ष लिया उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया था। किंतु डॉक्टर R.C. मजूमदार जो हैं, इनका ये कहना है कि इस विप्लव को राष्ट्रीय युद्ध स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि नागरिकों का विद्रोह अत्यंत ही सीमित क्षेत्र में था। देश का अधिकांश भाग तो इसमें सम्मिलित ही नहीं हुआ था तथा अधिकांश देसी नरेशों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। सिख और गोरखा सेना ने तो अंग्रेजों की भरपूर सहायता की थी। विप्लव काल में हमें ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जबकि भारतीयों ने अपना स्वयं का जीवन खतरे में डालकर अंग्रेज स्त्रियों, पुरुषों व बच्चों की रक्षा की थी। इन्हीं तथ्यों का हवाला देते हुए डॉक्टर मजूमदार लिखते हैं कि ये क्रांति न तो राष्ट्रीय थी और न स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। लोकप्रिय प्रतिरोध के स्वरूप के संबंध में विभिन्न परस्पर विरोधी मत हैं, अतः किसी एक मत को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना अनुचित रहेगा। प्रतिरोध का सही स्वरूप समझने के लिए हमें विश्व की अन्य जो क्रांतियां हैं इनके संबंध में महत्वपूर्ण बातें समझनी होंगी। किसी भी क्रांति का स्वरूप केवल उस क्रांति के आरंभ करने वाले जो हैं उनके लक्ष्यों से निर्धारित नहीं हो सकता, बल्कि उस क्रांति ने अपनी छाप क्या छोड़ी उससे क्रांति का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई क्रांति को गौरवपूर्ण कहा जाता है। वास्तव में उसमें गौरवपूर्ण कुछ भी नहीं था, बल्कि क्रांति के बाद इंग्लैंड में स्थापित प्रजातंत्र अधिक महत्वपूर्ण था। अतः 1857 ईस्वी की क्रांति का स्वरूप निर्धारित करते समय हमें ये देखना होगा कि इस संघर्ष में भाग लेने वालों का दृष्टिकोण क्या था। सभी विद्रोहियों का तथा जनसाधारण का एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजों को भारत से निकालना। इससे बढ़कर स्वतंत्रता संघर्ष के लिए और लक्ष्य हो भी क्या सकता था। डॉक्टर मजूमदार एक स्थान पर स्वीकार करते हैं कि कुछ स्थानों पर जनता ने इसमें भाग लिया था। यदि कुछ स्थानों पर जनता ने भाग लिया था तो अन्य स्थानों पर जनता का नैतिक समर्थन प्राप्त था। मध्य भारत का विद्रोही नेता तात्या टोपे जहाँ भी गया जनता ने उसका हार्दिक स्वागत किया तथा रसद आदि प्रदान की। इसके अतिरिक्त साहित्य समाज का दर्पण होता है। यदि हम तात्कालीन साहित्य जो है इस पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि उस समय का साहित्य भी अंग्रेज विरोधी भावना प्रदर्शित करता है। जिन लोगों ने क्रांति में भाग लिया अथवा क्रांतिकारियों को शरण एवं सहायता दी, उनकी प्रशंसा में गीतों की रचना की गई और जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया उन्हें कायर कहा गया। थैंक यू।